वो भगवान शिव ही थे जिन्होंने गणेश जी को प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। अर्थात किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले हमें सुखकर्ता, विघ्नहर्ता, एकदंत भगवान श्री गणेश की आराधना करनी होती है ताकि हमारा कार्य बिना किसी बाधा और विघ्न के सफल हो सके। महादेव की इस नगरी काशी में उनके पुत्र गणेश का बहुत प्राचीन और विख्यात मंदिर है चिंतामणि गणेश, जहां भगवान गणेश दक्षिणमुखी रूप में विराजमान हैं और 56 विनायकों में से एक है चिंतामणि गणेश, जिन्हें लंबोदर विनायक भी कहा जाता है। सबके कष्टों और चिंताओं को दूर करने वाले भगवान चिंतामणि गणेश, आइए करते हैं इस मंदिर के दर्शन। आदिदेव भोले शंकर की नगरी के केदार खंड में स्थित है चिंतामणि गणेश। यहाँ प्रथमेश भगवान गणेश का विग्रह स्वयंभू रूप है। श्री काशी विश्वनाथ तक की चिंता हरने वाले चिंतामणि गणेश बाबा इस मंदिर में सपरिवार निवास करते हैं। ऊपर शुभ लाभ तो नीचे रिद्धि सिद्धि विराजित है। मनसा चिंतितम कार्यम साधितम मणिवत्या नामना चिंतामणि चिंतितार्थ फलप्रदा। जो भी गणेश जी के यहाँ आके अपना जो भी चिंता व्यक्त करता है वो चिंता दूर होते हैं। ये इनका नाम चिंतामणि गणेश पड़ा क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी का इन्होंने चिंता दूर किया था। ये गणेश जी में शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, अष्टभुजा, दक्षिणमुख, त्रिनेत्र, सब परिवार गणेश जी के मंदिर यही। इन्हें अष्टभुजा का विग्रह भी माना जाता है। गणेश जी की प्रतिमा दक्षिणमुखी में विराजमान होने से इस परिसर का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि जब कोई दुख दरिद्र से त्रस्त हो जाता है, चिंताओं में घिरा रहता है, तो चिंतामणि गणेश जी की 40 दिन तक लगातार पूजा करने से उनकी सारी चिंता दूर हो जाती है, सारे कष्ट दूर होते हैं, यश, कीर्ति एवं धन की प्राप्ति होती है। यहाँ जो भी आदमी 40 दिन अपनी मनोकामना लेके आता है और पहले मनोती करता है कि मेरा कार्य हो जाएगा तो मैं श्रृंगार करूँगा, हवन करूँगा, 108 नारियल फोड़ूंगा, 1008 नारियल फोड़ूंगा। मनोवांछित फल के लिए यहाँ मनोकामना की जाती है। 40 दिन, बहुत लोग ऐसे हैं 40 दिया हर बुधवार को बांटते हैं। उस तरह 1000 दिया भरा एक आदमी, उसने कहा कि मेरा मनोकामना जो भी था भगवान को मालूम भी नहीं, भगवान ने मेरे विवाह भी करा दिया, मुझे नौकरी भी दिला दिया, मेरे पुत्र भी हो गया। तो हम कहे, इसीलिए कहा गया गणेश जी क्या कह देते हैं, अंधन को आँख देत, कोड़िन को काया, बाजिन को पुत्र देत, निर्धन को माया। गणेश जी सब कुछ देते हैं। परिसर में गणेश जी की आराधना के लिए दुर्वा, धान का लावा और बेसन के लड्डू से पूजा करने की विधि है। दुर्वा से पूजन करने से व्यक्ति धनवान होता है। लावा चढ़ाने से यश, कीर्ति के साथ साथ विद्या अध्ययन में भी वृद्धि होती है। वही लड्डू चढ़ाने से हर तरह की मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होता है तो गकार सहस्रनाम से लावा, दूबा और आपके लड्डू से पूजा किया जाए। यो लाजेति स शोभान भवति। जो गणेश जी को गणेश सहस्रनाम से लावा चढ़ाता है, यश, नाम, कीर्ति और विद्या प्राप्त होता है। यो दूरवान कोयति सबई शरणोपमो भवति। जो गणेश जी को धूप चढ़ाता है वो धनवान होता है। और राहु का जिसको बाधा है, गणेश जी को धूप माला चढ़ाते हैं, धूप चढ़ाते हैं। गणेश जी को धूप जो भी चढ़ाता है उसकी जो मनोकामना है पूर्ण होती है। इस तरह तीनों चीज़ का पूजा हर बुधवार और हर गणेश चौथ को 2 चतुर्थी होती है। किसी भी प्रकार कष्ट व चिंताओं से मुक्त होने के लिए यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त कामना करने के बाद लगातार 40 दिन तक बाबा के दर्शन करता है और 40 दिन पूजन अर्चन से मन्नत पूरी होने के बाद नारियल चढ़ाने की विधि है। इस मंदिर में गणेश जी को मणि रूप में भी पूजा जाता है। माना जाता है कि काशी खंड में गणेश जी का यह स्वरूप लंबोदर विनायक और केदार खंड में चिंतामणि गणेश के नाम से प्रचलित है। Audio
नमस्कार, मेरा नाम काजल लोकवाणी से, और आज मैं आपका परिचय एक ऐसे महान संत से कराने जा रही हूँ जिनके दोहे और वाणी आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं, जिनके दोहों को अगर हम अपने नियमित दिनचर्या में शामिल कर ले तो हमारे जीवन की अनेकों समस्याओं का समाधान हमें आसानी से मिल जाएगा। ऐसे महान संत जिनके जन्म को 600 से भी ज़्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें शिद्दत से याद करते हैं, वो है कबीरदास जी। आखिर कौन है ये कबीरदास जी, कहाँ इनका जन्म हुआ और कौन कौन से इन्होंने ऐसे दोहे और जिसके ज़रिए उन्होंने अनेकों संदेश दिए जो आज भी सबके दिलों में राज कर रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको आना होगा धर्म की नगरी काशी में। काशी ही क्यों? क्योंकि यही वह स्थल है जो कबीरदास जी की कर्म भूमि, साधना स्थल और उनकी मातृभूमि मानी जाती है। इसलिए चलिए आपका परिचय कराते हैं कबीरदास जी के जीवन के कुछ ऐसे पन्नों से जिनसे आप अब तक रूबरू नहीं हुए होंगे। वाराणसी के कबीर चौरा स्थित मूल गादी कबीर मठ में ये वही जगह है जहाँ कबीरदास जी का पूरा बचपन बीता और यह उनकी साधना स्थल बनी। आप देख सकते हैं कि अंदर प्रवेश करते समय आपको ऐसी अनेकों भव्य प्रतिमाएं दिखेंगी जो कबीरदास के जीवन से जुड़ी हुई हैं और उनकी घटनाओं का जिक्र करती हैं। कबीरदास जी का मंदिर, जहां उनका हथकरघा ताना बाना काष्ठ से बना घड़ा और उनके गुरु का त्रिशूल, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। इतना ही नहीं, इस मठ में कबीरदास जी के जीवन की अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी यहाँ पर संभाल के रखी गई हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में कबीरदास जी की माला भी हुआ करती थी, लेकिन कुछ साल पहले थाईलैंड से आए कुछ लोगों ने इसे गायब कर दिया, जिसके बाद इस मंदिर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बाहर से ही इनके स्मृतियों के दर्शन कराए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यह कबीरदास जी के जीवन का एक ऐतिहासिक कुआं माना जाता है, जहां कबीरदास जी की साधना का अमृत रस घुला हुआ है। 1415 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रकट भये। कई वर्षों पहले जब कमल के फूल में कबीरदास जी नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति को मिले, तो उस वक्त शायद उनको भी यह अंदाज़ा नहीं था कि वह नन्हा सा बालक उन्हें हमेशा के लिए अमर कर जाएगा। और इस कर्म भूमि पर उनकी एक समाधि स्थल बनाई गई है, जो इस परिसर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आइए देखते हैं उस समाधि स्थल की एक झलक। इस समाधि स्थल को संगमरमर के पत्थरों से सुंदर निर्माण कराया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूजा की कुछ सामग्रियाँ भी रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन सुबह एवं शाम में प्रार्थना सभा होती है तथा नियमित रूप से शाम में कबीर वाणी का पाठ भी किया जाता है। पालनकर्ता नीरू और नीमा की समाधि के बाद कबीरदास जी के झोपड़ी को हाईटेक बनाया गया है, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत लगी हुई है। इस हाईटेक को बिल्कुल नया लुक दे दिया गया है, जहां एक तरफ हाईटेक झोपड़ी में 15 मिनट के वॉइस ओवर में कबीर के जीवन को बताने की कोशिश होगी, वहीं विदेश से आ रहे लाइटिंग की हर व्यवस्थाओं की मदद से यह पूरा स्थल यूपी के अंदर सबसे अद्भुत और अनोखा माना जाएगा। यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी होंगी कि 10 मीटर पहले से ही इस झोपड़ी में लगा सेंसर किसी के आने के दौरान काम करने लगेगा और कबीरदास जी के चरखा चलने की आवाज़ यहाँ पहुँचने से पहले ही लोगों को सुनाई देने लगेगी। झोपड़ी में छोटी छोटी खिड़कियों से अंदर देखने पर डिबरी की रोशनी में लोग कभी भी कमरे के अंदर देख पाएंगे। आइए जानते हैं कबीर मठ के कुछ विशेष बातों को यहाँ के आचार्य विवेक दास जी से।
नमस्कार आचार्य जी। धन्यवाद। आप यहाँ की कुछ विशेष बातों की इस पहले क्या था, क्या बदलाव किए गए हैं, एक संग्रहालय जैसा जिसको आपने बहुत संजो के रखा है, उसके बारे में आप हमें कुछ विशेष बताना चाहेंगे? मैं इस मठ में तो बचपन से सन 72 से हूँ और पीठ पर होने के पहले कबीर मठ और कबीर परंपरा को दुनिया में पहुँचाने का काम किया। पीठ पर होने के पहले कर सब 22 देशों की यात्रा करके आ चुका था और सन 1999 में इस मठ के पीठ पर आया और फिर भी हम प्रभार नहीं ली, क्योंकि 98 में हम कबीर छौ स्वामी जयंती को पूरी दुनिया में मनाने का कार्यक्रम चला रहे थे और बनाया कनाडा, जर्मनी, अमेरिका और तमाम देशों में। इसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा कबीर भवन बनाया जो कि ऐतिहासिक है, बहुत मॉडल के रूप में आज जाना जाता है वहाँ। इसके बाद विदेशों के 5 देशों में निर्माण किया और इसके बाद यहाँ 2005 में हम महंतो निन्यानवे बन गए थे, लेकिन 2005 में कबीर भवन बना रहे थे और छौ स्वामी जयंती मना रहे थे। 2005 में हमने इसका प्रभार लिया और 2005 में ही इस मठ को ये मूर्ति शिल्पों से लेकर के और इसका निर्माण से लेकर पर्यटन दृष्टि से इसको दुनिया के मंच पर स्थापित किया और लगातार इस मठ की परंपरा को, इसके इतिहास को एकदम ऐतिहासिक पन्नों पर स्थापित किया। शायद 600 साल से ये मठ ऐसे ही पिछड़ा हुआ था। पिछड़ा होने का कई कारण है, अब उस इतिहास में जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। इसके बाद में जहाँ आप लोगों ने झोपड़ी का अभी चित्रांकन किया है, वहाँ 12 साल रहा, वहीं से सारे पढ़ाई लिखाई। तो मुझे लगा कई बार कि कबीर झोपड़ी कबीर साहब के पालन पोषण स्थल है, लेकिन मैं कई बार जब परिसर में रहता था, टहलता था रात में, तो मुझे प्रेरणा मिलती थी कि बेटा पूरी दुनिया में हमारे नाम पर महल अटारी बन चुका है, लेकिन जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ, जहाँ से हमने अपने उद्देश्यों को शुरुआत की, सत्संग की शुरुआत की, वो ऐसे ही उपेक्षित पड़ा है। तो मेरा मन लगा कि जिस दिन मेरे हाथ में इस मठ की सत्ता प्रभार होगा, मैं स्वतंत्र रूप से इस मठ को ऐसा, इस झोपड़ी को ऐसा निर्माण कराऊंगा कि दुनिया देखेगी कबीर का आदर्श, कबीर के विचार, कबीर का रहन सहन क्या है। तो ऐसा ही किया हमने। अभी मैं पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ, मठ में पूरे देश में प्रवचन का काम चलता रहता था। तो जब कोरोना काल आया तो मुझे लगा कि न मुझे बाहर जाना है और न प्रवचन में शामिल होना है, तो क्यों नहीं इस कोरोना काल को उपयोग करके, तो मैंने फरवरी से इसका झोपड़ी का निर्माण किया। 1 साल में पूरे देश के कलाकार, कलकत्ता, भागलपुर, गुजरात और तमाम देश के कलाकारों ने, आपने देखा होगा कि झोपड़ी को किस तरह से हमने देसी रूप में, जो कबीर साहब का देसी स्वदेशी जीवन है उसके आधार पर उसको निर्माण किया है। कबीर प्रकृतिवादी थे। परिसर में आप देखेंगे फूल पत्तियाँ और घास गार्डन से उसको सजाया है। तो ये दूसरी बात तो यह है, लेकिन कई परियोजनाएं हमारी चल रही है इस मठ को लेकर के पूरी दुनिया में। एक तो आपने सुना होगा, देखा भी होगा अखबारों में कि शिवपुर में हमारे पास 5 एकड़ से अधिक ज़मीन बाय रोड है और वहाँ बहुत बड़ा 700 बेड का कबीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत होने वाली है और लहरतारा जो कबीर साहब को उद्भव स्थली है उसका निर्माण होने वाला है। और सारनाथ में बहुत बड़ी ज़मीन, हमारा 12 बीघे की ज़मीन है, वहाँ 300 साढ़े 300 संतों का कबीर विद्यापीठ, जिसको लोगों ने विश्वविद्यालय का स्तर माना है, और वहाँ शुरू होने वाला है। तो लगातार मैंने परियोजनाओं के तहत कबीर और कबीर मठ को, कबीर की परंपरा को मैंने दुनिया के मंच पर ले जाने की कोशिश की है, कर रहे हैं और करेंगे। अभी आप पिछले दिनों कबीर साहब की जयंती थी, जयंती के दिन हम काम करने की वजह से हमने अभी एक उत्तराधिकारी इस पीठ के सुनिश्चित कर दी कि आगे हमारे बाद इस पीठ पर कौन बहुत सशक्त है। 8 साल से उनको दिल्ली में पाला, दिल्ली में रखा और पूरी दुनिया से संपर्क किया। पूरे देश के साहित्यकार, तमाम बड़े बड़े विद्वानों से उनका संबंध किया। बड़े अच्छे, डायनेमिक और मजबूत संत हैं, जिसको हमने कबीर जयंती के दिन उसको उत्तराधिकारी बनाया है पीठ पर। उसका थोड़ा सा लोग हंगामा कर रहे हैं, इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि पहली बार इतिहास में
इस मठ को कबीर के अनुसार, कबीर परंपरा के अनुसार, कबीर के विचारों के अनुसार एक दलित संत को हमने इस पीठ पर स्थापित किया है। इस मठ में जो सामने देख रहे हैं कबीर साहब का कर्मस्थली है, साधना उपदेश स्थली है। इसमें कबीर साहब का आप लोगों ने सुना होगा कि माला तो चोरी हो गई, थाईलैंड के लोगों ने उठा ले गया है। अभी तक हम लोगों ने बहुत कोशिश की, उसको 2 साल तक हमने जेल में रखा। उसमें उनके खड़ाऊँ है जो प्राचीन है, उनके मटका है जो पानी पीते थे। कबीर साहब कहते थे कि काठ की हाड़ी चढ़े, काठ की मटका थी, हंडी है तो काठ की हाड़ी चढ़े न दूजी बार। और उनके करघे के सामान है और भी तरह तरह के सामान हैं उसमें, इस म्यूजियम में। म्यूजियम भारत सरकार में हमारा था, भारत सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी अब म्यूजियम बनने वाला है। जापान के जो कंपनी है जो हॉस्पिटल का काम करने वाला है, उसने कहा कि हम म्यूजियम भी बना देंगे। वो 700 करोड़ रुपया म्यूजियम के लिए भी दे रहे हैं। उसका काम शुरू होने वाला है अगले महीने। हाँ, तो वो जहाँ अपने झोपड़ी परिसर में देखा, एक कुआं प्राचीन है जो कि रविदास जी के आज्ञा से मीराबाई ने उस कुआं खुदवाया था। और 52 में बहुत बड़ा भूकंप आया था यहाँ, सुना जैसा भी है, और वो भूकंप से कुआं धंस गया था, जिसका स्रोत गंगा से मिल गया है। और आप देखेंगे गर्मी के दिनों में उस कुएं का पानी मीठा हो गया, जो कि पूरे परिसर में खारा पानी है, लेकिन उसका ऐसा मीठा है कि पूरी दुनिया से, देश से लोग पानी पीने आते हैं और बोतलों में भर भर के ले जाते हैं। क्योंकि घटना छोटी सी है कि कबीर साहब और रविदास जी सत्संग कर रहे थे, उसी बीच में एक फकीर आया। फकीर को प्यास लगी थी, कबीर साहब से उन्होंने पानी पीने को मांगा। तो कबीर साहब ने, रविदास जी कमंडल लेके पानी लेके बैठे थे, तो कबीर साहब ने कहा रविदास जी फकीर को पानी पिला दीजिए। पानी उनके खप्पड़ में डाला। खप्पड़ मेरे पास है अभी, वो सुरक्षित खप्पड़ है 400-500 साल का। तो जैसे खप्पड़े पानी डाला तो फकीर ने पूछा कि इनका परिचय, कहा हमारे गुरु भाई हैं, जूता बनाने का काम करते हैं, रविदास हैं नाम है इनका। तो जैसे सुना कि जूता बनाने का काम करता है, तो फकीर का जो खप्पड़ था जौ के तो ठहरा रह गया। कहा कि पानी पिएंगे तो जात जाएगी और पानी गिरा देंगे तो धर्म चला जाएगा। तो बगल में कबीर साहब की शिष्या भी कहते हैं, उनके बेटी कहते खड़ी थी। लगा कि कुछ गजब हो गया, कमाल हो गया। तो वो कमाली आई और कहा कि अंकल मुझे खप्पड़ दे दीजिए। खप्पड़ का पानी आधा कुएं में डाल दिया और इसके बाद वो आधी पानी पी गए। तो वो कुआं अमृत के रूप में माना जाता है। और इसके बाद उस फकीर का कभी प्यास नहीं बुझी, भूख नहीं मिटी। और उसकी लंबी, उस पर हमने एक फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कमाली की शादी हुई थी, मुल्तान में उनकी समाधि है। मुल्तान जाने वाले थे, नहीं जा पाए। तो 12 साल के बाद वो कमाली से उस फकीर की भेंट हुई। कमाली ने भिक्षा दिया, पानी पीने को दिया, उसका प्यास मिटी, भूख मिटी। तो ये इसलिए वो कुआं जो नेहरू टीले पर है, जहाँ कबीर की झोपड़ी है, आज पूरी दुनिया के लोग पानी पीने आते हैं, बोतलों में पानी भर के ले जाते हैं। झोपड़ी तो हाईटेक, हमने तो झोपड़ी बनाई, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोगों ने उनको हाईटेक कहा। तो हाईटेक इसलिए कहा कि पूरा नीदरलैंड और अमेरिका से और जर्मनी के तंत्र उसमें लगे हुए हैं, अभी फिट नहीं है। उसमें जैसे आप झोपड़ी में प्रवेश करेंगे तो झोपड़ी में प्रवेश करते 8 परिक्रमा बनाया। 8 परिक्रमा कबीर साहब ने अष्ट कष्ट नवसूता कहा कि 8 प्रकार के जीवन, जो क्योंकि दर्शन करने के लिए मंदिर होता है, लेकिन कबीर साहब का दर्शन में 8 कष्ट जो है उन्होंने बोला है। 8 कष्ट, 8 प्रकार के जो कष्ट है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तमा, उसका समन करने के लिए आप परिक्रमा कीजिए और कबीर साहब से दुआ करिए, तो आपका जो कष्ट है वो दूर होगा। इसलिए 8 परिक्रमा है। तो जैसे आप उस झोपड़ी में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही उसमें करघा चलने की आवाज़ आएगी। ऑटोमेटिक हमने सेंसर फिट किया हुआ है और उस पर लगातार रह करके कबीर के भजन गूंजेंगे और परिक्रमा करते रहेंगे। ये लगातार चलता रहेगा। ये कबीर साहब के करघे की आवाज़ और उस पर कबीर की धुन आवाज़। जैसे निकलने के लिए आप तैयार होंगे, परिक्रमा खत्म होगी, तो कबीर साहब की आवाज़ में हमने बम्बई में शूट किया है। करीब करीब 12 साल के कोई लड़के की आवाज़ है, जिसमें कबीर साहब के आवाज़ के रूप में हमने उसको रूपांतरित किया है। कहेगा ठहरिए, आइए हमारे कुटिया में आए, आपका स्वागत है, धन्यवाद आप आए। फिर आप कबीर साहब अपने बारे में बता रहे हैं, उस समय के परिवेश के बारे में। 8 मिनट का रिकॉर्डिंग है। सुनने के बाद जो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से कबीर साहब ने अपने जीवन के बारे में, अपने दर्शन के बारे में, जो 8 मिनट में छोटे बच्चे के रूप में उस झोपड़ी परिसर में निकलते हुए बता रहे हैं,
इसके बाद जैसे निकलेंगे सामने कबीर साहब के उनके माता पिता पालनहार माता पिता की समाधि है, और बगल में जाएंगे तो वो अभी फुहारा तैयार नहीं है, फुहारा मिलेगा। इसके बाद वहीं से जाएंगे, झोपड़ी का काम शुरू होने वाला है। कबीरदास जी के इस कर्म भूमि पे आने के बाद हर कोई खुद को भाग्यशाली मानता है। साधना के स्थल पर आकर लोगों को सुकून के साथ साथ आध्यात्मिकता की भी प्राप्ति हो जाती है। नैतिकता, प्रेम, समानता, इन सब के संदेश के साथ साथ उन्होंने भगवान और गुरु की महिमा को बताते हुए कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कबीरदास जी ने अपने इस दोहे के ज़रिए गुरु और भगवान की महिमा को बताया और यह भी कहा कि गुरु हमेशा भगवान से ऊपर होते हैं, क्योंकि आखिर वो गुरु ही होते हैं जो हमें भगवान से मिलने का मार्ग बताते हैं। अपने ऐसे तमाम दोहों के ज़रिए कबीरदास जी लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। नमस्कार, मैं काजल लोकवाणी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपका परिचय कराने जा रही हूं एक ऐसे महान व्यक्ति से जिन्होंने अपने कलम की ताकत से हिंदी साहित्य की गरिमा को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाया। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गाँव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और बाद में ये मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से प्रचलित हुए। मुंशी प्रेमचंद जी की शिक्षा का आरंभ उर्दू और फारसी से हुआ और इन्होंने 13 साल की उम्र में ही तस्लीम ए होशरुबा पढ़ लिया। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक स्थायी विद्यालय में शिक्षक हो गए और नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखा। अल्प आयु में माता पिता का साथ छूट जाने के कारण मुंशी प्रेमचंद जी का प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। पहली शादी भी असफल होने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह 1906 में किया, जिससे उनको 2 पुत्र और 1 पुत्री हुए। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचना सोजे वतन से अपनी लेखन कला की शुरुआत की, जिसे राष्ट्र का विलाप भी कहा जाता है। उनकी इस रचना को अंग्रेज़ों द्वारा जला दिया गया था। इतना ही नहीं, हमीरपुर जिला के कलेक्टर ने उन पर जनता को भड़काने का आरोप भी लगाया और सोजे वतन की सारी प्रतियां कलेक्टर ने जब्त करके नष्ट कर दी और उनको यह धमकी दी कि अब अगर वह कुछ लिखेंगे तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। उस समय मुंशी प्रेमचंद जी धनपत राय के नाम से ही लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज़ दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद से वे मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में गंभीर रूप से बीमार पड़ने के कारण उनकी अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र भी पूरी न हो पाई और लंबी बीमारी के बाद 18 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। मृत्यु के बाद उनके उपन्यास मंगलसूत्र को उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। मुंशी प्रेमचंद जी आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो जाना हमने प्रेमचंद जी के बारे में, एक ऐसे कथा सम्राट के बारे में जिन्होंने 320 से भी ज़्यादा कहानियाँ और 14 उपन्यासों का शुमार लिखा है। आइए दिखाते हैं आपको इस जन्म स्थल में संजोई कुछ पुस्तकों को जो मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन और उनकी घटनाओं से जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं जैसे कि 2 भाई जिन्होंने बचपन के रिश्ते के तार को एक कहानी के रूप में दिखाया। इसके अलावा यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम यात्रा का एक चित्रण किया गया है जो कि उनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। और यहाँ पर
कुछ कलाकारों ने कुछ कलाकृतियाँ भी की हैं, जिसमें दो बैलों की कथा, इन सब से रिलेटेड पेंटिंग बनाई गई है। और उनकी एक रचना, उनकी अंतिम रचना मंगलसूत्र, जो कि अधूरी रह गई थी, जिसे 1948 में प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा जो उनकी एक रचना है जिसे अंग्रेज़ों के द्वारा जला दिया गया था, सोजे वतन, उसकी भी कुछ उसको प्रतीक के रूप में यहाँ पे रखा गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कलाकारों ने मुंशी प्रेमचंद जी को एक कलाओं में संजोकर कुछ चित्र बनाकर यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे ईदगाह और कफन उनका एक रचना है, जिसे जो प्रेमचंद जी की अंतिम श्रेष्ठ कहानी कही जाती है। और इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई मंत्र, जिसमें भविष्य को आगाह करने की एक मार्मिक कहानी बताई गई है। गोदान, जिसमें जो गाय से शुरू होकर गाय पर ही खत्म होती है। मतलब किसानों की पृष्ठभूमि को भी ध्यान रखते हुए उन्होंने तमाम रचनाएं की। और उनकी धरज माई, सवा शेर गेहूँ, जिसमें शंकर महतो, जो शंकर मजबूर हो गया था या मजबूर हो गया था, उससे रिलेटेड उनकी भूमिका को उन्होंने बताया है। शतरंज के खिलाड़ी, जिसमें विलासिता में उन्होंने डूबी देश की कहानी को प्रकट करने का प्रयास किया है। इसके अलावा ईदगाह, जिसमें उन्होंने एक छोटे से बच्चे हामिद को बीच में रख के उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी का चित्रण किया है। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से और कहाँ की पृष्ठभूमि को निकालकर अपने लेखन कला का एक रूप दिया। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेमचंद जी का चिमटा मौजूद है। ये वही चिमटा है जो उनकी कहानी ईदगाह में वो बच्चा हामिद अपनी दादी के लिए खरीदता है। और यहाँ पर प्रेमचंद जी का प्रिय उनका जो खेल था गुल्ली डंडा, वो भी मौजूद है। उनकी कहानी कफन, जो एक फिल्म पर आधारित थी और जिस पर एक तेलुगु फिल्म भी बनाई गई और जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार 1977 में दिया गया था। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेमचंद जी की तमाम उपन्यास मौजूद हैं, जिसमें दो बैलों की कथा, जोड़ी और गुल्ली डंडा, ईदगाह और पंच परमेश्वर, जिसमें नारी सशक्तिकरण, इन सब तमाम संदेश को देते हुए उन्होंने अपनी लेखन शैली को पन्नों पर उकेरा है। स्मारक स्थल के बाद चलिए हम आपको ले चलते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के आवास स्थल पर, जहां पर उन्होंने समाज में होने वाली रूढ़िवादी परंपरा को अंत करते हुए अपने लिए ये आवास गृह बनाया था। आप देख सकते हैं ये इसका मेन गेट है, जहां से आप एंट्री करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ये आंगन है और ऊपर की तरफ छत और कई सारे कमरे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे कमरे, ताखे, सभी चीज़ें बनाई गई हैं। इसका कारण ये है कि ये आवास स्थल पहले एक बैठक के ही रूप में था, लेकिन जब प्रेमचंद जी ने देखा कि यहाँ पर हमारे समाज में कम उम्र में लड़कियों की शादी होने के बाद वो जल्दी विधवा भी हो जाती थी और इसलिए उन्होंने एक विधवा से ही शादी की थी और जिसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया था। और इसके बाद उन्होंने अपने इस स्थल को आवास स्थल बनाया, इस बैठक को आवास गृह, और यहीं से उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया था। आप देख सकते हैं कि ये कमरा है जहाँ पर छोटे छोटे ऐसे ताखे और ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और उस ज़माने में कमरे के अंदर एक ऐसा कमरा जिसके बीच में छोटे छोटे दरवाजे भी लगाए गए हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए सुविधाओं के अनुसार बैठक को उन्होंने अपना आवास गृह बनाया। इस जन्म स्थल पर प्रेमचंद जी के जीवन से जुड़े कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो प्रतीक के रूप में आज भी हम जिन्हें देखकर प्रेमचंद जी को याद कर सकते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के संरक्षक सुरेश चंद्र दुबे जी से, जो हमें प्रेमचंद जी से जुड़ी यहाँ मौजूद कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे। दुबे जी, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं पीछे उनका चरखा मौजूद है, जिसके तो मतलब ये जो चरखा जो 1921 का है, इसमें मतलब इसके ज़रिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या चीज़ें हैं? ऐसा है कि देखिए, अगर प्रेमचंद के बारे में जानना, प्रेमचंद थे कौन? सच्चाई तो यह है
कि प्रेमचंद जी जो है पहले एक कहानी बने, इसके बाद वो कहानीकार बने। प्रेमचंद की जो है कि कहानी सोजे वतन, जो कि एक क्रांतिकारी किताब थी सोजे वतन, उसकी पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की कलाइयाँ मोड़ करके दिशाएं बदल दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे मुचीद है। तो प्रेमचंद जी देशभक्त भी थे, समाज सुधारक भी थे। समाज सुधार को लेकर के उन्होंने जो है तमाम कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, जिससे बदलाव का एक संकल्प लिया। और 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के अलविदा हो गए। आज मैं प्रेमचंद के ही विचारों से जुड़ करके ये तमाम जो है पुस्तकालय फ्रेंच के सारे उपन्यास, कहानी, नाटक और कुछ उनके जीवन से रिलेटेड, जैसा कि आप पूछी हैं कि ये चरखा कैसा लगा हुआ है, तो ये चरखा जो प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ी 16 फरवरी 1921 को देश के आज़ादी के लिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र देने के बाद उनको पेट चलाने के लिए जो है चिंता हुई, तो इन्होंने जो है ये चरखे का जो है कार्य बनाने का शुरू किया। इसके अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन प्रेमचंद जी का बस हुक्का भी मौजूद है। तो ये मतलब हुक्का क्या ऐसा है कि प्रेमचंद जी की धर्मपत्नी खुद हुक्का उनको बना कर देती। ये नहीं मैं एक प्रतीक के रूप में रखा हूँ, लेकिन हम जो किताबों पढ़े, सोच किताबों पढ़े, तो हमको लगा कि ये प्रेमचंद जो है तो इनको भी दिखाना चाहिए। तो प्रेम जी पीने के बाद फिर लिखने बैठ जाते थे। इधर आप देखें कि जो है जैसा कि हमने जो है कि लगाया सवा सेर गेहूँ, इसको ये पुरानी चीज़ है, ये तो खत्म हो रही है, लेकिन प्रेमचंद जी लिखा सवा सेर गेहूँ, जो कि इसी गाँव से जो है कहानी लिखी हुई है। इसको जो है कि हमने जो है कि इसके प्रयास से जो है दिखाने का प्रयास करके लोग देखेंगे, उनके दिमाग में जो है कि आ जाएगी। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों के अलावा हम देख रहे हैं कि एक पत्र पेटिका भी मौजूद है। ऐसा है कि एक पेटिका जो है अब डाकखाने से जो है तमाम काम तो होने लगे हैं, ऑनलाइन है सब, ये डाक पेटी खत्म हो गई। हम जो है पोस्ट ऑफिस पर पहुंचे, देखे कि ये रखा हुआ है। हमने वहाँ से ला करके प्रेमचंद से जोड़ा कि एक डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट, तो उससे हमने जोड़ करके यहाँ पर दिखाया है कि लोगों के दिमाग में प्रेमचंद जी एक दूसरी तरह से आएंगे। इसके अलावा बाहर में और भी तमाम यहाँ डंडा लगा हुआ है, ईदगाह वाला चिमटा लगा हुआ वो है, सब चीज़ें हम लोगों ने देखी। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत होती स्मृतियाँ, ये उस समय का है, सब खत्म हो रही है, अब नहीं हुआ है, इसलिए मैंने इसको जो है एक दूसरे रूप में देने का प्रयास। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो उनकी एक वंशावली, डिग्री, हैंडराइटिंग सब इसमें है, तो अलग चीज़ है जी। और हम देख रहे हैं कि जो उनकी एक रचना होली है, तो होली से संबंधित यहाँ पे प्रेम जी होली के बड़े शौकीन थे, होली, रामलीला। तो प्रेम जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इस पर जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ से कहानियाँ लिख रहे। तो घर से, गांव से किसकी जो है कहानी लिखी, तो तमाम। तो प्रेमचंद जी जुड़ा हुआ जो है ये होली भी है, तो जो है बड़ा उसमें हास्य भी है। और एक जो है कि प्रेमचंद जी बहुत बढ़िया जो है एक उदाहरण पेश किया है, तो ये जो है पिचकारी उनका जो लगा है, ये पुराने समय की है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी तमाम उनकी किताबें जो लगी, प्रेमचंद जी अपने जीवन में सबसे पहले लिखा था हम खुरमा व हम सबाब, प्रेमा जो लगा हुआ है। इसका विदेशी राइटर का अनुवाद किया है हड़ताल। फिर जो सोजे वतन जो देख रहे हैं आग के लपटों में जो है जल रही है, ये अहंकार, ये जो है अनातोल फ्रांस का जो है ये है सेवा सदन, जो कि प्रेमचंद को उसमें जो है सम्राट की उपाधि मिली। तो ये जो है ये हमने जो है कि यहाँ पर जो है ये दिखाने का जो है प्रयास किया है। इधर आप देख रहे हैं प्रेमचंद की कहानियों को, ये सुहाग का 100, शादी होती है तो महिलाएं इसको अपना जो है पति समझ लेती हैं, लेकिन जब पति ही दागदार हो जाए तो उसको जो है कि वो अपना जो है मरा हुआ समझ लेते। तो प्रेमचंद ने इस पर लिखा कहानी सुहाग का 100, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, सुहाग की साड़ी, तो ये हमने यहाँ पर दिखाया है। इधर जो है प्रेमचंद जी महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखे, जैसे कि आप देख रही हैं, ये स्वामी विवेकानंद का है और लोगों का है। तो इधर जो है कि ये वो है। तो कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं और इन सब चीज़ों को संजो के रखा है? यहाँ पर कम से कम जो है 20 साल से जो है यहाँ पर सेवाएं कर रहा हूँ। देखिए प्रेमचंद की पहचान जो है उनके गांव से नहीं, उनके किताबों से है। अगर प्रेमचंद के बारे में जानना है तो साहित्य से बढ़कर के कोई नहीं बताता। सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी ने जो अपने सगे धर्म पत्नी से नहीं बताया, जो अपने बेटे से नहीं बताया, वो अपने साहित्य से बताया। तो अगर प्रेमचंद के बारे में जानना है तो उनके साहित्य से जानना चाहता हूँ। मैंने साहित्यों पर भी ज़्यादा जो है कि ध्यान दिया। इनका साहित्य के लिए मैं हमको तड़फ रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेमचंद की किताबें हों, लोग जानें, और प्रेमचंद मैं हों, अब बदलाव हो। इतनी सारी मतलब रचनाओं के अलावा उन्होंने कुछ मतलब एक त्योहारों पर भी मतलब बहुत सारी किताबें लिखी। तो आपने जाना कि यहाँ पर प्रेमचंद जी की जुड़ी जिनकी पहचान उनकी साहित्य, उनकी कृतियों से ली जाती है, उनकी तमाम चीज़ों को उनकी कृतियों के नाम पर एक वस्तु के रूप में संजोकर एक प्रतीक के रूप में रखा गया है। एक ऐसे कथा सम्राट जिन्होंने अपनी एक ख्याति लेखन शैली के द्वारा बनाई, उनको हम शत शत नमन करते हैं। लोकवाणी की कड़ी में बस इतना ही। धन्यवाद। काजल।
नमस्कार, लोकवाणी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कथा सम्राट साहित्य शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद्र जी की आज 141वीं जयंती है और इस अवसर पर उनके स्मारक स्थल वाराणसी के लम्ही में वृहद उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें केक काटे गए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। इसके अलावा पूरे स्मारक स्थल को मालाओं और फूलों से सजाया गया और मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। आज कथा सम्राट साहित्य शिरोमणि मुंशी प्रेमचंद्र की 141वीं जयंती है और इस अवसर पर उनके जन्म स्थल लम्ही में वृहद उत्सव मनाया गया, जिसमें केक काटे गए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। इस समारोह में मुंशी प्रेमचंद्र के स्मारक स्थल को माला फूल से सुशोभित कर प्रेमचंद्र की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करके उन्हें याद किया गया। लम्ही के ग्राम सभा के सदस्यों ने मिलकर उनके जयंती के उपलक्ष्य में केक काटा और वहां मौजूद बच्चों को अपने हाथों से केक खिलाया। जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद्र की प्रत्येक रचना में हमें मार्मिकता झलकती है, वही मार्मिकता हमें आज उनके कार्यक्रम में दिखी। कार्यक्रम में मौजूद हरौवा के ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार उपाध्याय ने केक काटकर बच्चों में बांटा और आशा की कि उनमें से कोई बच्चा भविष्य में मुंशी प्रेमचंद्र का रूप ले। हमने केक काट के बच्चों को वितरण किया और बच्चों को हमने शुभकामना भी दिया कि इन्हीं बच्चों में से फिर कोई मुंशी प्रेमचंद्र जी का अवतार ले। उनके स्मारक स्थल पर ही मुंशी प्रेमचंद्र को समर्पित करते हुए बीएचयू के संगीत कला मंच के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। उपन्यास सम्राट और कहानी की विशिष्ट परंपरा को विकसित करने के लिए कई पीढ़ियों को प्रभावित करने वाले मुंशी प्रेमचंद्र ने हिंदी साहित्य में यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी थी। उनके लेखन ने हिंदी साहित्य को नया अर्थ और आयाम दिया, जिसके बिना हिंदी साहित्य की विकास यात्रा को लेकर किया गया हर अध्ययन अधूरा है। 1918 से 1936 का कालखंड प्रेमचंद्र युग के नाम से जाना जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। फंतासी की दुनिया से निकलकर प्रेमचंद्र का साहित्य यथार्थवाद की धरातल पर गरीबी, छुआछूत, जाति, वेद, दहेज प्रथा, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार जैसे जरूरी सवालों से जूझता है। उनकी कृतियों में गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन जैसे लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास है। कफन, पंच परमेश्वर, पूष की रात, बड़े घर की बेटी, ईदगाह आदि 300 से अधिक कहानियों के साथ साथ उन्होंने नाटक और निबंध भी बड़ी संख्या में लिखे। उन्होंने हिंदी साहित्य पत्रिका हंस का संपादन व प्रकाशन किया। लम्ही के रहने वाले समाजसेवी सुरेश चंद्र दुबे ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद की जयंती को सभी गांव वालों ने बड़े उमंग और उत्साह के साथ मनाया और उनकी जयंती के साथ साथ लम्ही की भी जयंती मनाई गई। जैसा कि हम गांव वालों में जो उमंग है, उस उमंग को कोरोना भी जो है वो पीछे जो है कि छूट चुका है। हम लोगों का उत्साह कि यहाँ प्रेमचंद की जो है जयंती के साथ साथ हम लोग लम्ही की भी जयंती मनाएंगे। कार्यक्रम में शामिल हुए एक व्यापारी नेता और समाज सेवी माता प्रसाद ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद हमारे समाज की धरोहर है और ऐसे महापुरुष की जयंती को मनाना हमारे लिए गौरव की बात है। कि मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती जो अपने हिंदुस्तान की धरोहर हैं, समाज की धरोहर हैं और इनकी पहचान से ही हिंदुस्तान की पहचान है। यूँ तो साहित्य के पितामह आज भले ही हमारे साथ नहीं हैं, मगर उनके इस जयंती के अवसर पर कोई भी बड़ा साहित्यकार व राजनेता इस कार्यक्रम में शामिल न हो सका। लेकिन उनके इस जयंती के उपलक्ष्य में काटे गए उस केक का आनंद उन सभी बच्चों ने अवश्य लिया जिन्हें शायद यह पता भी नहीं कि साहित्य या कलम की ताकत से पन्नों पर वास्तविक स्वरूप को कैसे उकेरा जाता है। हालांकि आने वाला समय कोई नहीं जानता, हो सकता है इन्हीं बच्चों में से ही कोई एक दूसरा मुंशी प्रेमचंद बन जाए और एक बार फिर साहित्य की गरिमा को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाए।
यूँ तो साहित्य के पितामह आज हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी कृतियाँ और ऐसे महान साहित्यकार को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। कुछ नए खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। वाराणसी में गंगा के उफान से जहां घाट किनारे लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब यह पानी वाराणसी के कई इलाके में भी घुस चुका है, जिसके चलते लोगों को अपनी बसी बसाई गृहस्थी को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक बाढ़ के इस बढ़ते पानी के कारण अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। लोग अपना सामान लेकर घरों को खाली करके अपनी व्यवस्था दूसरी जगह कर रहे हैं, मगर जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है वह अब भी अपने घरों के अंदर कैसे भी गुजारा कर रहे हैं। लगभग हर साल लोगों को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। वाराणसी के वर्णा नदी में उफान के कारण उसके आसपास के कई रिहायशी क्षेत्र, सरैया, शैलपुत्री इलाके, तुलसी मोहल्ला, कोनिया जैसे दर्जनों इलाके, जहां लोग अपना घर छोड़कर किसी और के द्वार पर जाकर मदद की उम्मीद लगा रहे हैं और बाढ़ के पानी के कम होने की राह संजो रहे हैं। इलाके के निवासी अश्विनी कुमार कुशवाहा ने बताया कि पानी का स्तर लगभग 5-6 फुट तक बढ़ गया है, जिसके कारण 100-200 मकान बाढ़ के पानी से ग्रसित हो गए हैं और अब लोग अपना घर छोड़कर किराए पर जा रहे हैं। ये सरैया लाड भैरव में आता है, जलाल बाबा मस्जिद के पास, और यहाँ पे कल से लगभग 5-6 फुट पानी बढ़ा हुआ है। क्या इससे लोग पलायन स्टार्ट हो गए? बहुत ज़्यादा लोग की संख्या में जा रहे हैं यहाँ से छोड़ करके दूसरे जगह, मतलब किराए पे लेकर के लोग अपना, जब तक बाढ़ रहेगा तब तक अपना यापन करेंगे लोग। कम से कम मान लीजिए पूरे एरिया में करीब 100-200 मकान जो है बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। एक और बाढ़ पीड़ित ने लोकवाणी से बातचीत के दौरान कहा कि बाढ़ के बढ़ते पानी के कारण हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सब सामान लेकर अपना घर छोड़कर जाने में तमाम कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। बाढ़ से दिक्कत है, घर जो है कि खाली करना पड़ता है, जो है बहुत दिक्कत का सामना जो है करना पड़ता है। अब कहाँ जो है कि घर गृहस्थी का सामान हम लोग उठा कर लेकर जाएं, किसके दुआरी रखें। बहुत यहाँ पे परेशानी है, लेकिन क्या लोग करें, मजबूरी है। कोई पूछने वाला नहीं है। उसी इलाके के तुलसी मोहल्ला निवासी निजामुद्दीन ने भी कहा कि बाढ़ के पानी से हमारा व्यापार तक प्रभावित हो जाता है और ठिकाना ना होने के कारण ऐसी स्थिति आने पर हमें मजबूरन इसी जगह रहकर अपना गुजारा करना पड़ता है। दिक्कत यही नारा है, नारा में जो है पाइप अगर लग गई थी तो हम लोग को बहुत आराम हो जाता है। अभी बाढ़ से क्या दिक्कत है? अब बाढ़ से दिक्कत क्या है, पानी आएगा तो भर ही जाएगा सब एकदम पूरा, नारे की वजह से आता है पानी पूरा। अभी भी भरा है? अब देखिए है ही है ना, आपके सामने है, देखिए ना। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? अरे अभी तक तो मान लीजिए इधर पीछे कम से कम तो 200-400 आदमी तो हो ही गए होंगे। गंगा के जल स्तर बढ़ने के कारण जहां वर्णा नदी के आसपास के इलाकों के लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, वहीं बच्चों के लिए यह मनोरंजन का साधन बन गया है।
वही भाजपा जवन कहे वह सही। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा दरवाज़ा बंद है कि भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सत्ता से बेदखल करूंगा। जिन लोगों को भाजपा को हराना है वो हमारे साथ आवे, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। सब लोग ओम प्रकाश राजभर के पीछे भाग रहे हैं। जिसको भी कहीं जाना होगा तो हमसे पूछ के जाएगा। राजनीति में प्रत्येक पार्टी एक दूसरे को तंज करने से कभी पीछे नहीं हटते। इसी बीच वाराणसी पहुंचे सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि बीजेपी को सिर्फ वोट की चिंता है, बाढ़ से स्थिति क्या हो गई है उनको उससे कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से बाढ़ से मतलब नहीं है, वो उनको वोट से मतलब है। वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक वोट के जुगाड़ में पड़े हुए हैं। जब इनको बैठक करके जो पिछले बार जो बाढ़ आई थी, कहाँ कहाँ हम व्यवस्था नहीं दे पाए, क्या क्या कमियां रहीं, इस पे बैठ करके सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए। तो सरकार चिंतन मंथन कर रही है वोट के लिए कि राजभर का वोट कैसे मिलेगा, पाल का वोट कैसे मिलेगा, प्रजापति का कैसे मिलेगा, पटेल का कैसे मिलेगा, चौहान का कैसे मिलेगा। ये वोट के जुगाड़ में खाली लगे हैं कि ब्राह्मण न भागने पावे, राजपूत न छटकने पावे। ये खाली इसी में लपटे हुए हैं और कुछ नहीं है इनका। योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने उनके सांबली आने की बात कही और यह भी कहा कि उन्हें सिर्फ 2 ही जिले दिखाई देते हैं, एक मोदी जी का बनारस और दूसरा उनका अपना गोरखपुर। योगी जी को 2 जिला तो दिखता है, मोदी जी का बनारस, योगी जी का गोरखपुर। उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि क्या कोई शिलान्यास करने के लिए आप कभी अपने जीवन में शामली गए हो? खाली बार बार गोरखपुर, हफ्ता में 2 दिन गोरखपुर जाओगे, हफ्ता में 2 दिन बनारस, और जिला नहीं है, 75 जिले हैं। ये 2 जिलवा जितवाई, आवा बनारस जितवा देते तुम, पेट भर जाई। कहाँ जीती है? झूठा घूमत हुआ सा है। इन्होंने क्या विदाई का टाइम आ गया, जनता एकदम तरा इमाम कर रही है। जहाँ अयोध्या कुल ब्राह्मण खोजत हुआ उलाट दी है सर। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साइकिल यात्रा पर भी तंज किया और कहा कि इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या होता है और हुआ 2017 के चुनाव में सबको नजर आ गया। उस समय मेरा समर्थन बीजेपी को था और वो जीते इसलिए क्योंकि जिधर राजभर रहेंगे उत्तर प्रदेश में उधर ही सरकार बनेगी। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 300 जीत रही थी, 300 बसपा जीत रही थी, 300 बीजेपी जीत रही थी। हम बीजेपी के साथ थे तो 300 बीजेपी जीत गई और 3 तिरिक का 9 सीट है 403। तो अब अखिलेश जी से पूछिएगा मिल जाए कि पिछली बार तो 300 जीत रहे थे, 48 पर आ गए। 300 बसपा जीत रही, 19 पे चली गई। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा फैक्टर पैदा है कि उत्तर प्रदेश में जिधर हम रहेंगे उधर सरकार बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य पार्टी के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अकेले दम पर चुनाव जीत जाए। तो कह रहा हूं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में स्वागत है समाजवादी पार्टी का, बसपा का, कांग्रेस का। वो लोग चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सर्वे बता रहे हैं वो तो सीधे टक्कर हो रही है अखिलेश यादव। अरे टक्कर कहाँ, आप बताओ बनारस में आप हम लोग हैं, एक सीट बनारस में बता दो बीजेपी सपा जीत रही हो अकेले अपने दम पर, एक सीट खाली बता दो। नहीं सर्वे हम भी तो आपसे पूछ रहे हैं, एक सीट बता दो, चाहे सेवापुरी हो, रोहनिया हो, पिंडरा हो, अजगरा हो, सेवा ये आपका शिवपुर हो, चाहे आपका उत्तरी दक्षिणी कैंट हो, एक सीट बता दीजिए जो जीत रहे हो सर्वे में ही। इसके आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी से जनता अत्यंत नाराज है और अब उनकी सरकार का दोबारा आना संभव नहीं। बलिया में चलिए 7 सीटें हैं, मऊ में चलिए, आजमगढ़ में चलिए, गाजीपुर में चलिए। हम लोग भी घूम रहे हैं धरातल पे, हम लोग भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं। समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार रही है, लोग देख चुके हैं कि 4 साल के कार्यकाल में, 4 बार के कार्यकाल में क्या रहा। अब वो नया विकल्प चाह रहे हैं, उस नए विकल्प में भागीदारी संकल्प मोर्चा लोगों को दिख रहा है। बीजेपी के विकास कार्य पर भी उन्होंने व्यंग किया और कहा कि नाम बदलने से विकास नहीं होता। आज इलाहाबाद और मुगल सराय की स्थिति क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, खाता न बही भाजपा जवन कहे वह सही। नाम बदलने से विकास नहीं होगा। या नाम बदला है उन्होंने, आप बताइए कि इलाहाबाद का नाम बदला प्रयागराज, आप चले जाइए इलाहाबाद में ठेकुना पर सड़कों में गड्ढा है। और अभी कोरोना जैसी महामारी में पूरे 75 जिले में सबसे ज़्यादा दुर्व्यवस्था प्रयागराज में थी। हिंदू धर्म के रीति रिवाज के खिलाफ हिंदू की लाशें जमीन में जेसीबी से दफनाई गई। नाम बदलने का ही फायदा हुआ। मुगल सराय रेलवे स्टेशन ले लीजिए, नाम बदल दिया, ट्रेनें 8-8 घंटा लेट चल रही हैं। तो नाम बदलने से अगर ट्रेन का समय सही हो जाए तब तो माने कि नहीं सही है। तो ये लोग खाली ड्रामा करते हैं, ड्रामा पार्टी है, ये सब झूठ बोलने वाली सब पार्टियां हैं। अंत में उन्होंने यह दावा करते हुए कहा कि चुनाव का बिगुल बजने के बाद आपको पता चल जाएगा कि 2022 में मेरी ही सरकार बनेगी। पूर्वांचल में तो सबको दिख रहा है, और पश्चिम में कहाँ दिख रहा है। चले पश्चिम पूर्वांचल देखिए, जब चुनाव आया है तो सब लोग अपना अपना लाव लश्कर लेके आए हैं। ओम प्रकाश राजभर 24 घंटा उत्तर प्रदेश में चुनाव के मूड में रहता है। हम जो काम कर रहे हैं, चुनाव का बिगुल बज जाने दीजिए, देखिएगा सब लोगों का पता लग जाएगा कि क्या हो गया। 22 में सरकार बना करके दिखाऊंगा। नमस्कार, लोकवाणी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना का खतरा अब तक टला नहीं कि डेंगू ने भी अपने पांव पसार दिए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में डर अभी भी बरकरार है और अब डेंगू को लेकर बच्चों व उनके माता पिता के बीच परेशानियां बढ़ गई हैं। हमारे आसपास के इलाके से डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी रोकथाम व उपाय के लिए हमने बात की है वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार जिंदल से। तो आइए जानते हैं कि डॉक्टर ने क्या बताया। हालांकि डेंगू से बचाव के लिए वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार जिंदल ने लोकवाणी से खास बातचीत में बताया कि डेंगू के मच्छर स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं, यानी कई दिनों तक स्टोर या रखे हुए पानी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं। मच्छर स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। तो जैसे कि गार्डन में आपने पॉट रख रखा है, उसमें पानी कई दिन से पड़ा हुआ है, खाली जगहों पर पानी पड़ा हुआ है, कूलर में पानी पड़ा हुआ है, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है। इनसे अगर पानी स्टोर है तो उसको हटाइए, और नहीं हटा सकते तो उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दीजिए, तो मच्छर का लार्वा मर जाएगा। उन्होंने डेंगू से बचाव के लिए बताया कि हमें अपने घरों में पानी को ज़्यादा दिन तक स्टोर करके नहीं रखना चाहिए और मच्छर ना लगे इसके लिए साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। डेंगू पिछले साल भी आया था, उसके पहले भी आया था। तो डेंगू के प्रिकॉशंस पब्लिक को काफ़ी अच्छी तरह से समझाए हुए हैं कि एक तो घर में पानी स्टोर न होने दें, मच्छर न हो। हमें अपने बच्चों को डेंगू से बचाने के लिए उन्हें फुल कपड़े पहनाने चाहिए, जिससे कि मच्छर काटने की आशंका कम हो जाती है और डेंगू के भी कम होने की आशंका होगी। उसके अलावा बच्चों के लिए जो सबसे खास तौर पर प्रिकॉशन कि इस समय मौसम को ध्यान रखते हुए भी बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं। अगर बच्चे फुल कपड़े पहनेंगे तो मच्छर काटने की जगह कम हो जाएगी, जगह कम हो जाएगी तो रिस्क कम हो जाएगी। नवजात शिशु के लिए डॉक्टर प्रदीप ने कहा कि नवजात शिशु को 6 महीने तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। नवजात शिशु के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये कि उनको इस बात का ध्यान रखें कि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाएं। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो उसके अंदर इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी कि ये सब बीमारियाँ उसको छुएंगी भी नहीं। अपने बातचीत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उन्होंने प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि प्रशासन अपना काम बेहतर ढंग से कर रही है और इस वक्त वाराणसी में सिर्फ 1 या 2 केस ही पॉजिटिव आ रहे हैं और ऐसी स्थिति रहेगी तो हम तीसरी लहर का भी सामना
अवश्य कर लेंगे। तीसरे लहर को लेकर के प्रशासन को जितनी कवायद की थी, प्रशासन उतना काम कर रहा है। और इस समय भी सैंपलिंग आप देखिए कि बनारस में पॉजिटिव केस 2 केस 1 केस 0 आ रहा है, लेकिन सैंपल 5000 6000 7000 रोज टेस्ट हो रहे हैं। तो ये प्रूफ कर रहा है कि प्रशासन अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। और वायरल में तो देखिए सिर्फ एक ही प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, जो कोविड में भी हम ले रहे हैं कि ग्रुप गैदरिंग अवॉइड करनी है। दूसरा, ठंडा गर्म इस समय मौसम बदल रहा है, तो बच्चों को जो है थोड़ा आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक इन सब से थोड़ा परहेज करने की आवश्यकता। आशा है कि डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अमल करेंगे और इसके साथ ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार। गंगा नदी का जो जलस्तर वाराणसी में है वो डेंजर लेवल पे चेतावनी बिंदु पर 70.26 मीटर होता है। अब वर्तमान में आज सुबह की स्थिति के अनुसार 70.36 मीटर पे वो बह रहा है। तो 0.1 जो मीटर है वो चेतावनी बिंदु से गंगा ऊपर आ चुकी है। इस कारण से हमारे शहर के 3-4 एरिया में जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ पे पानी भरा है। इसमें कोनिया सरैया का एरिया है। लगभग 200 परिवार डिस्प्लेस होकर अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों में ठहराए गए हैं। उनको राशन किट आदि का वितरण किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि लोकल बारिश ना होने की वजह से कोई इमीडिएट प्रॉब्लम शहर में नहीं है, परंतु जो बाढ़ की तैयारियां थी वो पिछले 5-4 दिन से एक्टिवेट कर दी गई थी। बाढ़ चौकियां ग्रामों में भी स्थापित कर दी गई हैं। ढाब का जो क्षेत्र है चौबेपुर की तरफ, वहाँ भी बाढ़ चौकियाँ एक्टिवेट कर दी गई हैं। हमारे नाविक और हमारे गोताखोर भी तैयार हैं। अगर नावों की आवश्यकता होगी तो नाव भी लगाई जाएंगी, परंतु कोई ऐसे आवागमन के लिए फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी तरह जल पुलिस और एनडीआरएफ भी तैयार हैं। जो भी सुविधाएं आवश्यक होंगी वो जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। हम लोग भी आज पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। आगे भी जो एरिया हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ होंगे उनको हम चेतावनी दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित जगहों पर निकल के आ जाएँ। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी पब्लिक के साथ तो बाकायदा प्रशासनिक मदद उनको समय से पहले उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया आपने? हेल्पलाइन नंबर उसके लिए जारी है, अधिकारियों के नंबर जारी हैं। आज तहसील दिवस होने की वजह से तहसील दिवस 2 बजे के उपरांत सारे के सारे लोग फील्ड में उपस्थित रहेंगे। पिछले 2-3 दिन से लगातार सारे तहसील के लोगों की गश्त चल रही हैं। 3-4 दिन पहले हमने भी स्टॉक टेकिंग की थी, सबको फील्ड में भेजा था। और बाकायदा केवल राजस्व विभाग भी उसमें शामिल नहीं है, उसमें नगर निगम, पुलिस, सिंचाई विभाग या अन्य जितने भी विभागों की आवश्यकता होती है वो सारे लोग हैं। सेक्टर जोनल व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। एनडीआरएफ को लेकर कोई खास तैयारी की गई हो? एनडीआरएफ बिल्कुल सतर्क है और एनडीआरएफ पिछले 2-3 दिन से ही हमारे पत्र के बाद सक्रिय है। अभी तो फिलहाल गंगा नदी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वरुणा पे जहां ज़रूरत होगी वहां उनको बुलाया जाएगा। बेसिकली एनडीआरएफ के माध्यम से रेस्क्यू कराया जाता है। रेस्क्यू की ऐसी कोई स्थिति कहीं सामने नहीं आई है। जैसा कि मैंने बताया कि लोकल बारिश ना होने की वजह से लोग अपना सामान लेके आराम से दूसरी जगह जाने की स्थिति में हैं। जो वाटर लेवल बढ़ा है वो भी पिछले 4-5 दिन में धीरे धीरे बढ़ा है। अचानक से एक ही दिन में ये लेवल नहीं बढ़ा है। तो लोगों के सक्रिय जानकारी में है और लोग अपनी मदद करने में फ़िलहाल कोई दुविधा महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं रेस्क्यू की आवश्यकता होगी तो एनडीआरएफ का प्रयोग किया जाएगा। वो अपनी बोट के साथ बाकायदा मुस्तैद हैं। सर कुछ लोग ऐसे लोगों के लिए निर्देश पुलिस ने जारी किए हैं। वहाँ पे नावें सारी बंद हैं। लोगों को समझ ही जाना चाहिए जब नाव ही बंद हो गई हैं तो किसी भी प्रकार से स्नान करना ठीक नहीं है। जो घाटों पे स्नान करते हैं उसके लिए बाकायदा पुलिस कमिश्नर महोदय ने लोकल थानों पे निर्देश भी जारी किए हैं और वो संख्या घटी है। वो संख्या 0 तक कराने के आज फर्दर निर्देश जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि सीढ़ियों पे फिसलन भी होती है और घाटों पे नहाना भी नहीं चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि आसपास के ज़िलों में कई डूबने की घटना हो गई हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कमी तो आई है नदी में नहाने वाले लोगों की, लेकिन आजकल में ग्राम में भ्रमण कराकर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की दोबारा से मुनादी कराई जा रही है कि कोई भी नदी की तरफ ना जाए, क्योंकि केवल फिसलन और पानी की ही बात नहीं है, इसमें जलीय जंतु हैं, उस प्रकार के लोग मगरमच्छ की तरह के या अन्य प्रकार के भी आ सकते हैं जिसकी वजह से जान को खतरा हो सकता है। इसलिए लोगों को बाकायदा मुस्तैद किया जा रहा है कि अपनी जान खुद से खतरे में ना डालें और पानी से बच के रहें।
नमस्कार, लोकवाणी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। 2019 के बाद एक बार फिर गंगा दिखाई दे रही है अपने उग्र रूप में। 18 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही गंगा का पानी प्रवेश कर रहा है वाराणसी के मोहल्लों व इलाकों में, जिसके कारण लोगों के बीच मची अफरा तफरी। आइए देखते हैं इस पे पूरी रिपोर्ट। 2-3 दिनों से गंगा में जो रुख देखने को मिल रहा था, उससे इनके खतरनाक रूप लेने का अंदेशा बढ़ गया था, जो आज सही भी साबित हो गया। वाराणसी में गंगा सोमवार को खतरे का निशान पार कर चुकी थी और लाल निशान से करीब 18 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। उधर वरना के बढ़ रहे जल स्तर से बाढ़ का पानी अब नालों के जरिए तेजी से बड़ी आबादी की ओर बढ़ चला है। डीएम आवास परिसर में कल ही वरना का पानी प्रवेश कर गया है। वर्ष 2019 में गंगा खतरे के निशान से 59 सेंटीमीटर ऊपर 71.95 तक चली गई थी। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार सोमवार को सुबह 7 बजे तक वाराणसी में गंगा का जल स्तर 71.37 मीटर पर था। इसमें 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने सतर्क किया है, तो एनडीआरएफ व स्थानीय गोताखोरों की तमाम टीमें घाटों पर तैनात हो चुकी हैं। गंगा के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए वाराणसी में कुल 62 बाढ़ चौकियां, शरणालय भी बनाए गए हैं। इनमें बाढ़ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार 3 मोटर बोट तथा 15 नावों की व्यवस्था भी की गई है। वहीं सामने घाट के कई कॉलोनियों जैसे गायत्री नगर और मारुति नगर कॉलोनी संग वरना किनारे के पुलकोहना, सिंधवा घाट, उचवा, कोनिया के सैकड़ों परिवार पानी से घिरे हैं और वहां के निवासियों में जल स्तर के इतने विकराल रूप से दहशत सी बन गई है। मध्य प्रदेश से आकर प्रयागराज में यमुना में मिलने वाली चंबल, बेतवा, केन, सिंध आदि नदियों की अथाह जलराशि का दबाव बनारस तक दिख रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में रही बारिश के साथ उक्त नदियों के चलते बनारस और उसके गाजीपुर, बलिया में भी गंगा का उफान आ रहा है। खबरों की पेशकश में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें लोकवाणी। नमस्कार। बटुकाख्यस्य देवस्य भैरवस्य महात्मनः ब्रह्मा विष्णु महेशा दैवंदित दयानिधे। ये मंत्र है बाबा बटुकनाथ का, जो हर लेते हैं अपने भक्तों के सारे कष्ट। माँ दुर्गा के हैं जो पुत्र, शिव के अद्भुत स्वरूप, हाथ में जो धारण करते हैं दंड और आकार है जिनका विशाल। कुछ ऐसा होता है बाबा भैरव का स्वरूप। नमस्कार, मेरा नाम काजल लोकवाणी से, और आज मैं आपका परिचय कराने जा रही हूँ काशी के प्रसिद्ध विख्यात मंदिर बाबा बटुकनाथ के मंदिर से। यहाँ पर बाबा भोले का एक अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है, जहाँ पर बाबा बाल रूप में विराजमान हैं। आइए जानते हैं इस परिसर की कुछ खास और रहस्यमय बातों को, जिन्हें जानने की इच्छा सभी भक्तों के मन में होती है। काशी सबसे प्राचीन और शिव की नगरी, जहाँ महादेव स्वयं बसते हैं और उन्हीं के साथ ही उन्हीं का स्वरूप जो करते हैं काशी की रक्षा और कहे जाते हैं काशी के कोतवाल, वो हैं बाबा भैरव। बाबा भैरव के अनेकों रूप हैं, उनमें से ही एक रूप है बटुक भैरव का। बाबा भोले का ही एक रूप, जहाँ भोले भंडारी बाल रूप में पूजे जाते हैं। कहते हैं बाल रूप में होने से भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ कामना लेकर आता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। बाबा का शिव का 8वां रुद्र अवतार बाल स्वरूप में है।
ये शिव के कार्बन कापी एकदम स्वरूप, वो जो शिव का स्वरूप है वो मेरे बटुक भैरव का स्वरूप है। वो बटुक भैरव जिस तरह बाबा भोलेनाथ को नंदी सिंगी और त्रिशूल चंद्रमा, उस वही स्वरूप इनका है। जैसे है उनका यह खास रूप, वैसे ही बाबा बटुक भैरव की पूजा उनके इस मंदिर में बहुत ही अद्भुत ढंग से की जाती है, जिसे मकार विधि के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में ये शास्ता और महाराष्ट्र में ये भैरव का स्वरूप खंडोबा के नाम से जाना जाता है। काशी में बटुक भैरव का महात्म्य अपने आप में अलग और अनूठा है। भगवान शिव द्वारा काशी नगरी की परिकल्पना और उसके निर्माण के पश्चात इन भैरवों को नगर के अलग अलग भागों में प्रतिस्थापित किया गया था। बटुक भैरव मंदिर में उनकी मूर्ति बाल स्वरूप में, जिसके रूप को नियमित श्रृंगार के बाद बदला जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि भैरव के रूपों में मुख्य रूप से 8 भैरव माने गए हैं, जिन्हें अष्ट भैरव कहा जाता है, जिनमें असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव और संहार भैरव हैं। बात करें मकार विधि से बाबा की पूजा की, यहाँ 5 मकार विधि से पूजन भी किया जाता है, जिसमें बाबा को मध्य मांस, अंडा और मछली का भोग लगाया जाता है। 40 दिन दर्शन करने से उसको किसी तरह की मनोकामना पूरा होता है। अब बाबा को विशेष मांस, मदिरा, पंचमकार का भोग विशेष लगता है। अगर कोई व्यक्ति सात्विक अगर है तो सात्विक व्यक्ति भी सुबह 9 बजे के पहले, बाबा चूँकि ओम रिम बम विष्णवे हैं, इसलिए उनको तुलसी ही एक ऐसे भैरव हैं जो धरती पे, जिसको सुबह सात्विक में तुलसी दलपत्र भी चढ़ता है। अघोर विधि से होने वाली इस पूजा में महिलाओं का जाना वर्जित है। मनौती पूरी होने पर यहाँ मदिरा से खप्पर भरने की भी परंपरा है, जहाँ देश विदेश से आए भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में कुत्ते भी भारी संख्या में पाए जाते हैं और उन्हें भी भैरव की संज्ञा दी जाती है। पूजा के बाद यहाँ आने वाला हर भक्त भैरव के रूप में मौजूद मंदिर में कुत्ते को प्रसाद जरूर खिलाता है। तो जाना आपने इस परिसर की कुछ खास बातों को, जो अपने आप में इस मंदिर को एक अनूठा स्थान दिलाता है। बाल रूप में विराजमान बटुक भैरव के इस मंदिर को लगभग 400 वर्ष पूर्व 17वीं शताब्दी में काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने स्थापित किया था और यहाँ पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की मनोकामना को बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। इसी के साथ ही जल्द प्रसन्न होने के कारण बाबा भैरव को आनंद भैरव के नाम से भी जाना जाता है।